स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। आज उसी का जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार का मैंने एक पार्ट खत्म कर दिया है, समता या समानता का अधिकार। आज उसी में से 19 से 22 हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए या उसकी समृद्धि के लिए जरूरी है कि उसे स्वतंत्रता की आज़ादी दी जाए या स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाएँ। ये मौलिक अधिकार क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? तो मौलिक अधिकार जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। मौलिक अधिकार के अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है? केस कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसकी मौलिक अधिकारों को हनन किया है। ऐसे आप किसी व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, लेकिन किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो मौलिक अधिकार इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मौलिक अधिकार आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है। उन्हीं में से आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19, जहाँ पर आपको कुछ स्वतंत्रता दी गई है तो वही में कुछ आप पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो 19(1)(a) के तहत 19(1)(a) के तहत ही हम लोग ये नीचे जो लिखा गया है ना, 19(1)(a) के तहत आपको कितने प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 स्वतंत्रता दी गई है। हर एक बात मेरी पॉइंट है और मैंने कहा था कि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जो कि अगर इस क्लास को आप कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैंने हर डिटेल से पढ़ाया है। डिटेल से मतलब एक भी पॉइंट मैंने लगभग नहीं छोड़ा है। कुछ पॉइंट छोड़े जरूर है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने सभी पॉइंट को इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो देखिए 19(1)(a) के तहत 19 का जो 1 भाई अनुच्छेद के 19 के तहत ही कुल कई है ना, 1 के तहत 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G, ये कुल टोटल 6 स्वतंत्रता के अधिकार आपको दिए गए हैं। कुल टोटल अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में स्वतंत्रता के कितने अधिकार थे, तो 7 थे। उनमें से जो एक संपत्ति का अधिकार था, जिस संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो ई था ना, 1D के बाद ई आता था, उसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। होता क्या था कि किसी व्यक्ति की अगर आप संपत्ति, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ अमीर घरानों के पास ही संपत्ति बहुत अधिक थी, तो उनकी संपत्ति जब भी सरकार लेना चाहती थी तो वो व्यक्ति अपनी मौलिक अधिकारों को हनन मार के, क्योंकि संपत्ति अर्जित करने का मौलिक अधिकार था 19 के तहत, तो ऐसे समय वो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, जिससे कि सरकार उनके खेतों पर रोड नहीं बना पाती थी, उनकी संपत्ति छीनकर किसी गरीब को नहीं दे सकती थी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में ले जाकर रख दिया गया, जिससे कि अब उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, सरकार जब चाहे तब अपने कब्जे में कर सकती है, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो 1E के तहत ही आता था। अब हम लोग आते हैं इनमें जो बचे हुए 6। तो मूल संविधान में पूछे कितने स्वतंत्रता का अधिकार थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितने? 6। इसमें है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति ये, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है, तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, हमने जो बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संविधान के और किस पार्ट में दिया है, तो प्रस्तावना हमने बताया था कि प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की, जो इस सब की जो ये 5 स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसी में विचार और अभिव्यक्ति थी। यहाँ पर क्या है? भाषण। वहाँ पर थॉट्स एंड अभिव्यक्ति था, मतलब भाषण, वहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति है, यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति। तो प्रस्तावना में भी दिया हुआ है और बाकी इसको बोलते हैं राइट टू स्पीच, यहाँ पर भी दिया है। अनुच्छेद 19(1) के ए में भी दिया है। इस पर प्रतिबंध भी लेकिन लगाया गया अनुच्छेद 19(2) के तहत कि आपके मन में जो आए वो नहीं बोल सकते, मतलब आप ऐसे भाषण नहीं बोल सकते जिससे कि आपके पड़ोसी देश का संबंध आपके देश से खराब हो जाए। जैसे मुझे बोलने का तो अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि हम बांग्लादेश को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते फिरे, ये नहीं कि चाइना को हम सुबह से लेकर शाम तक गाली देते फिरे। मान लीजिए फिर भी हम लोग बहुत बोलते ही अपने, लेकिन अगर हम बड़े पद पे पहुंच जाएं, एक ऐसे पद पर जहां पर हमारे बोलने से बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हो सकता है, तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। राइट टू स्पीच तो मिला है कि आप बोल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, ये सब तो अधिकार है, ठीक है। तो इस अधिकार के तहत आपको क्या किया गया? आपको अधिकार दिया गया, लेकिन 19(2) के तहत उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया, जिससे आपके देश में खतरा, समाज का माहौल बिगड़ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो ये सब पे प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 19(2) के तहत। फिर सभा करने की स्वतंत्रता।
सभा करने का मतलब आप एक जगह एकत्रित होकर कई व्यक्ति आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, एक संगोष्ठी बना सकते हैं, आपस में बैठकर पंचायत कर सकते हैं, इसे कहते हैं सभा करने का अधिकार। लेकिन 19(3) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप हथियार के साथ कहीं पर बैठ करके क्या कर सकते हैं, आप सभा नहीं कर सकते। ऐसा कहीं ना हो कि आप हथियार लेकर के कहीं आतंकवादी संगठन बना रहे हो। लेकिन कुछ जैसे धार्मिक क्रियाओं के लिए इसमें छूट दिया गया, जैसे कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो कृपाण लेकर चलते हैं। कृपाण मतलब जो तलवार के जैसा होता है, एक लेकर चलते हैं। तो लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वो लेकर चलते हैं, तो उनको कुछ जगह पे छूट दी गई है। तो सभा करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन हथियार के साथ आपको कहीं पर सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19(3) के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब होता है संगठन। कोई भी व्यक्ति अपना एक पार्टी बना सकता है, एक अपना संगठन बना सकता है, तो उसे कहते हैं संघ। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर भी अनुच्छेद 19(4) के तहत प्रतिबंध लगाया है कि कोई व्यक्ति ऐसा संघ नहीं बनाएगा जिससे देश के लिए क्या हो, घातक हो। जैसे कि नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, आप ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जिससे देश को क्या हो, हानि पहुँचे, देश की एकता अखंडता इन सबको क्या हो, हानि पहुँचे, तो आप ऐसा संघ नहीं बना सकते। फिर आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे कि सरकार ने कुछ ट्राइबल्स एरिया पर आने जाने के लिए क्या किया है, प्रतिबंध लगाया। पहले तो जम्मू कश्मीर में भी प्रत्येक भारत के नागरिक को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, आने जाने की थी तो फिर भी वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो कुछ प्रतिबंध लगाया। अभी भी जैसे जनजाति, जैसे अंडमान निकोबार में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ द्वीप ऐसे हैं, जैसे सेंटिनलीज द्वीप हो गए। आप चले जाएंगे असम में, जो गारो खासी जयंतिया, इसे जो रेगमा मिकिर, ये सब जो जनजाति हैं, उनके क्षेत्रों में आप पे जाने पे कुछ प्रतिबंध है। इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है कि कहीं आप उनके क्षेत्र में जाकर उनकी संस्कृति के साथ आप खिलवाड़ न करें या उनकी मासूमियत का फायदा न उठा सके। तो आपको देश में भ्रमण करने का तो अधिकार है, देश में कहीं पर भी आने जाने का स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ जगहों पर आप पे प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे जनजातियों के क्षेत्रों में। अब तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर में कोई आ जा सकता है। फिर निवास करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा सकता है और निवास भी कर सकता है, रह भी सकता है वहाँ पर अपना घर मकान बनाकर। तो निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसमें प्रतिबंध क्या लगाया गया है कि आप वही जो ट्राइबल्स एरिया है उनके क्षेत्र में जाकर के आप निवास नहीं कर सकते। जहाँ पर प्रतिबंधित एरिया होगा, जो प्रोहिबिटेड एरिया होगा, जो एबोलिश्ड एरिया होगा, उन क्षेत्रों में आप जाकर के आप निवास नहीं कर सकते। जैसे वही जो बताया सेंटिनलीज और जो त्रिपुरा, असम, मेघालय, इस सब में तो अनुच्छेद 19(5) के तहत उनके निवास में क्या किया गया है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता मतलब हमारे भारत में आप पूरे भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब अधिकार क्यों दिया गया है? ये सब अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि जब आप बोलेंगे नहीं, सभा नहीं करेंगे, संघ नहीं बनाएंगे, तो एक तरीके से संघ नहीं बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते, इसका मतलब लोकतंत्र का फायदा नहीं उठा सकते। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सभा करने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने कोने में जब जाकर अपनी सभा करेगा, इसका मतलब देश की एकता बनी रहेगी। भाषण और अभिव्यक्ति, इसका मतलब हम जीवित है तो अपनी एक्टिविटी प्रस्तुत करते रहें। तो इसी प्रकार से व्यवसाय की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाया गया। 19(6) के तहत प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय वही करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय वही करेगा जो किसी समाज के लिए हानिकारक न हो। ऐसा नहीं कि आप व्यवसाय परमाणु बम का करने लगे, मिसाइल का करने लगे, या फिर किसी ऐसे चीज़ का व्यवसाय आप करने लगे जिससे हानि हो रहा हो। तो ठीक है, तो व्यवसाय की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ प्रकार के व्यवसायों पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद 20 के तहत। अच्छा, एक कुछ और बता देता हूं कि कुछ बातें ऐसे हैं अनुच्छेद 19 के तहत जो इसमें डायरेक्ट सीधे तौर पर लिखा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने भाषण में, जैसे कि अपने निर्णय में सुनाया है, कौन जो अनुच्छेद 19 में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी अनुच्छेद 19 के तहत ही रखा जाता है। जैसे इसमें एक आता है कि सूचना का अधिकार। क्वेश्चन ये कई बार पूछा है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। जो हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम बना है 12 अक्टूबर जो 2005 को यह अधिनियम आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन का, उस अधिनियम के तहत डायरेक्ट 19 में तो सीधे नहीं लिखा है, लेकिन आप अपना भाषण कब बोल सकते हैं। मतलब आपको अगर मैं कुछ कहूँ बोलने के लिए, जब आपके पास कोई सूचना रहेगी तभी तो आप बोलेंगे ना।
तो आप देश की सरकार के खिलाफ जब बोलना चाहेंगे तो सरकार से आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये राइट टू स्पीच के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में सुनाया था। फिर इसी के तहत एक और आता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस का स्वतंत्रता मतलब जैसे कि मीडिया वाले कुछ भी, जैसे विधानसभा के बारे में या संसद के बारे में जो कार्यवाही चल रही है उसको न्यूज़पेपर में छापते हैं। ये जो छापने का अधिकार प्रेस वाले को दिया गया है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 के तहत, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, इसे कहते हैं राइट टू स्पीच। इस पर एक बड़ा विवाद था पहले का, तो एक बार जब विवाद हम लोग पढ़ेंगे तो विवाद को समझाएंगे। उत्तर प्रदेश का ही मामला था ये, 1960-62 के समय का। उसमें ये था कि उत्तर प्रदेश का ही एक पत्रकार था, उसने उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ या विधानसभा के खिलाफ कुछ मामले न्यूज़पेपर में छाप दिए थे। अब उन विधायकों ने एक प्रकार से आदेश जारी किया कि जो पत्रकार था उस पत्रकार को विधानसभा में बुलाओ। 1964-65 में उसको बुला कर हम लोग सजा देंगे। ऐसे समय में पत्रकार को ये लगा कि भाई हम तो अगर निष्पक्ष रूप से अपनी पत्र नहीं छापेंगे तो जनता को, देश की जनता को कैसे पता चलेगा कौन सा नेता अच्छा है कौन सा नेता बुरा है। ऐसे समय में उसको पता चल गया उस पत्रकार को कि अब तो मुझे सज़ा मिल के ही रहेगी। तो ऐसे समय में वो चला गया हाई कोर्ट चला गया, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो था उसने कहा कि नहीं, अब विधानसभा किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बिना केस वेस किए सज़ा नहीं दे सकता। तो ऐसे समय में उन विधायकों ने हाई कोर्ट के जज को बुला लिया, तुम आओ, पहले उसको छोड़ो, पहले तुम आओ। तो हाई कोर्ट का जो जज था, वो लोग कहे कि भाई हम लोग क्यों जाए, हम लोग तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऐसे समय में वो लोग भी नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला ये पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी हाई कोर्ट के जज को विधानसभा में बुलाने का अधिकार नहीं है, और विधानसभा के जो विधायक हैं इनके पास किसी हाई कोर्ट के जज को सजा देने का अधिकार भी नहीं है अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना किसी गलती का अधिकार दे सकते। तो इस एक तरीके से वो निर्णय किसके पक्ष में रहा? हाई कोर्ट के पक्ष में। तब से भी ये विधानसभा वाले लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा पावर कम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरीके से तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी के तहत आता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टेपिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति फ़ोन पे अपना बतिया रहा है, जैसे कि जानते हो भारत में अधिकतर लोग बतिया ही रहे हैं, सब लोग दिनों रात लगे ही हैं, फ़ोन पर लगे ही हैं बहुत लोग। तो ऐसा नहीं कि कोई फ़ोन वाली कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपका फ़ोन टैपिंग, आपका फ़ोन वॉइस रिकॉर्ड करवा ले। जब तक सरकार का आदेश न हो कि आपका फ़ोन टैपिंग करना है, तब तक आपका फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके निजता का मामला है। तो आपके फ़ोन टैपिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है कि कोई व्यक्ति आपका फ़ोन टैपिंग नहीं किया जाएगा। फिर इसी के तहत कुछ और भी आते हैं, जैसे शांति का अधिकार, हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है, और सूचना का अधिकार है, ये सब मैंने बता ही दिया। फिर हम लोग आते हैं अब अनुच्छेद 20 के तहत। अब अनुच्छेद 20 पर आते हैं, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध की दोष सिद्धि का अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति जो गुनाह किया है तो उसे वर्तमान कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आज जो डेट है वो है 20 जनवरी है। कौन सा है? 20 जनवरी 2022 है। अब मान लेते हैं कि मैंने आज के दिन किसी की हत्या कर दी, और आज हत्या की तो, और यहाँ पर कोई सज़ा नहीं है, हत्या के लिए कोई सज़ा नहीं, मान लेते हैं बस सिर्फ कोई सज़ा नहीं है। अब ये इसकी सुनवाई मान लो हो रही है 30 जनवरी को, मतलब 2022 में 30 जनवरी को, और उसी के बीच में 25 जनवरी को संसद ने कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है तो उसे फांसी दी जाएगी। ऐसा कानून मान लो बना दिया, 25 जनवरी को बना। अब 20 जनवरी के दिन जब मैंने जिसकी हत्या की थी उस दिन कोई सजा हो जा, फांसी उसी की सज़ा नहीं थी, तो मुझे आप फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तारीख को मैंने ये गुनाह किया है उस तारीख को अगर कोई कानून या प्रावधान नहीं किया गया है तो आप उस तारीख को, मतलब उसके लिए, उस गुनाह के लिए आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। मतलब भूतकालिक हमारे यहाँ नियम लागू होता है, मतलब जिस दिन आपने गुनाह किया है उस दिन के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। भूतकालिक नहीं, वर्तमान कालिक कहा जाता है इसे, कि जिस दिन आपने गुनाह किया उस दिन के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। फिर एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर आपने किसी की मतलब आपने कोई गुनाह किया है और आपको एक ही गुनाह के लिए
आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे आप लोगों को एक मामला तो याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। 1991 हमारे देश के जो सरकार उस वक्त थे, सरकार नहीं चूँकि लेकिन थे, नेता थे हमारे देश के बहुत बड़े, जिसका नाम था राजीव गांधी। क्या नाम था? राजीव गांधी। 1991 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं थे, हट चुके थे। इनकी हत्या हुई थी तमिलनाडु में, लिट्टे संगठन ने की थी। अब इनकी जो हत्या करने वाले लोग थे वो पकड़ा गए तो वहाँ की हाई कोर्ट सरकार ने 1997 में उन्हें फांसी की सज़ा दी। 1997 में वहाँ के क्या की हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी। फिर उन्होंने अपना अपील कहाँ पर किया? सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में उन्हें फांसी की सज़ा मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फांसी देने की सज़ा कर दी। फिर उसके बाद तो उन्होंने अपना राष्ट्रपति को, जो एक होता है ना पत्र लिखा जाता है राष्ट्रपति को कि भाई राष्ट्रपति को पत्र लिख दे माफ़ीनामा के लिए, या दया याचना जिसे कहते हैं, दया याचना राष्ट्रपति को भेजा, जो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा से मुक्त कर सकता है। अब उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। उनको ये मतलब उनकी जो ये माफ़ीनामा था ये खारिज की गई कब? 2011 में। मतलब 2011 में राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, इनको माफ़ी नहीं दी जाएगी, इनको फांसी होनी चाहिए। अब ऐसे समय में वो जो चारों अपराधी थे ये कहाँ पर पहुँचे? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में पहुँचा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, इस 20 के तहत आप एक गुनाह के लिए 2 सज़ा नहीं दे सकते। आपने हमें 1991 में पकड़ के जेल में रखा, तब से हमारा दम घुट रहा है, और आप हमें फांसी दे रहे हैं 2011 में। इसका मतलब कितने साल गुजर गए? 20 साल तक। आप मुझे ऑलरेडी 20 साल की सज़ा दे चुके हैं, अब आप मुझे दोबारा सज़ा एक ही गुनाह के लिए नहीं दे सकते। तो इनकी फांसी चारों की माफ़ कर दी गई थी बाद में 2011 में। क्योंकि एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, तो सिंपल सा मतलब है। तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनको फांसी नहीं होगी, क्योंकि एक ही गुनाह के लिए 2 सज़ा आपको नहीं दी जा सकती। तो वो अनुच्छेद 20(2) के तहत है। अनुच्छेद 20(1) के तहत वर्तमान कानून के तहत ही सज़ा दी जाएगी। इसमें वर्तमान कानून के तहत ही सज़ा एक और था, एक मामला था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक बार, कि अगर कोई पुरुष किसी नाबालिग कन्या से शादी कर लेता है तो उस पुरुष को सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई महिला है वो किसी नाबालिग लड़के से शादी कर ले तब तो उस वक्त ये प्रावधान था, मैंने पढ़ा था। तो उस वक्त ये था कि अगर कोई बालक अगर नाबालिग को महिला ने शादी किया तो महिला को सज़ा के लिए कोई कानून नहीं था। तो बाद में उसी के बाद कानून बनाया गया कि भाई महिला को भी सज़ा होगी, जो औरत बालिग है और जिसने नाबालिग से शादी किया है। तो इस कानून समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? फिर एक खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाना है। मतलब आपने कोई गुनाह किया, आपके खिलाफ आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। मतलब मान लो कि मैंने कोई गुनाह किया है और मेरे खिलाफ दूसरा कोई व्यक्ति गवाह नहीं है और मुझे पुलिस ले जाकर पीटे, खूब जी भर के मेरा टार्चर करे, मेरा नार्को टेस्ट, जो लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है ना 3 प्रकार से, जो एक होता है इसमें नार्को टेस्ट होता है, एक लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है, एक ब्रेन मैपिंग होता है। ये 3 प्रकार से जो झूठ पकड़ने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इसके तहत किसी भी मरीज को आप लाई डिटेक्टिव टेस्ट नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 20(3) के तहत ही आप किसी व्यक्ति को इन आधारों पर खुद के खिलाफ आप गवाह नहीं बना सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 20(3) के तहत। लेकिन कुछ जगहों पे लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा जो आतंकवादी कार्यों में लिप्त हो या किसी महिला का बलात्कार कर दिया हो, ऐसा कोई मामला हो, तो उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टिव टेस्ट किया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 21, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। इसी के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति का आप ना तो प्राण ले सकते हैं और ना ही उसके जो शरीर का जो दैहिक स्वतंत्रता है, आप उसकी दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी छीन सकता है। मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति का न तो प्राण ले सकता है, न ही उसके शारीरिक जो स्वतंत्रता उसको छीन सकता है, तो ये नहीं कर सकता। इसी के तहत एक आता है शिक्षा का अधिकार भी आता है। शिक्षा का अधिकार 21A में आता है। 21A में 21A का मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है। मतलब बच्चे को, जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, इस बच्चे को
शिक्षा का अधिकार है कि वो निःशुल्क रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे। एक बड़ी अजीब सी बात है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ये अधिकार दिया गया है, वो 6 से 14 वर्ष का बच्चा अपने अधिकार को जाकर संविधान में पढ़ेगा या वो कहाँ जाकर अपने इस अधिकार की मांग करेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि इनके अधिकार की लड़ने के लिए कोई संगठन जो जिले स्तर में कार्यरत हो, जो कि ऐसे बच्चों के अधिकार के लिए क्या करे, जाकर खुद लड़ाई लड़े। देखिए, और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। इसी के तहत क्या है, किसी व्यक्ति को जो जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत इसमें एक मामला बड़ा प्रसिद्ध है, नाम था अरोड़ा नाम था। अरोड़ा एक महिला थी 1992 के समय में। उस महिला का बलात्कार हुआ था। उस महिला का क्या हुआ था, बलात्कार हो गया था। तो वो महिला कोमा में चली गई थी। तो जब वो महिला कोमा में चली गई थी, उसका नाम था अरोड़ा शानबाग। 1994 का मामला है, अरोड़ा शानबाग। उस महिला का बलात्कार हुआ था और वो महिला कोमा में चली गई थी। तो करीब 20-22 वर्ष बीत गए, फिर भी वो महिला कोमा में ही थी। तो ऐसे समय में उसके वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक याचिका दायर की। उसने कहा कि भाई जो हमारी जो ये पेशेंट है, ऐसे समय वो ठीक से जी नहीं पा रही है, तो इसे कम से कम मरने का तो अधिकार दे दिया जाए। मरने का अधिकार मतलब आराम से कोई ऐसी इंजेक्शन दे दी जाए, कोई ऐसी दवा दे दी जाए जिससे ये आसानी से क्या हो, मर जाए, जिससे तकलीफ ना हो इससे, क्योंकि अब ऐसे जी नहीं रही है। क्योंकि 30 वर्ष के समय में जब उसका बलात्कार हुआ था तो 20 वर्ष गुजर चुके, मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका था, इसलिए ऐसा कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, हमारा जो संविधान है वो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, न कि जीवन लेने का अधिकार देता है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2012-13 के समय में अपना निर्णय दिया था कि अगर 4 डॉक्टर ये लिख के दे दें कि ये जो कोई जो पेशेंट है वो असाध्य बीमारी से ग्रसित है जिसमें बचना उसका नामुमकिन है, तो ऐसे समय में 4 डॉक्टर द्वारा, वो चारों रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, तो उसके तहत उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, मतलब इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है। तो उसके तहत है, 4 डॉक्टरों वाला है। फिर इसी के तहत आता है, इसके साथ ही आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब होता है कोई व्यक्ति का जो अपनी जो गुप्त जानकारी है, उस गुप्त जानकारी को छिपा कर रखने का अधिकार भी दिया गया है। इसे कहते हैं निजता। ये बहुत बार पूछा है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद के किस, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है निजता का अधिकार। ये सब बातें याद रखिएगा। और पर्यावरण, जैसे जो पर्यावरण है ना, सभी को पर्यावरण में शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, इन सब चीज़ों का अधिकार है। इस पर्यावरण को अधिकार कुछ 4 व्हीलर वाले कर रहे हैं और इसका सजा भुगत रहा है पूरा देश। पूरे गरीब इसलिए भी गरीब है क्योंकि पर्यावरण दूषित करते हैं अमीर लोग, और अपने तो 4 व्हीलर में बैठ के जा रहे हैं, एसी चला के प्रदूषण पूरा फैलाएं, लेकिन बीमार होने उससे गरीब बीमार हो रहे हैं। तो गरीब बेचारे एक तो प्रदूषण भी नहीं फैलाएं, सजा भुगत रहे हैं ये गरीब लोग। तो गरीबों को आंदोलन करना चाहिए इसके लिए कि देखो भाई, हम लोगों ने प्रदूषण नहीं किया लेकिन सजा हम भुगत रहे हैं। एक्स्ट्रा उनको क्या करना चाहिए, सरकार से आंदोलन करना चाहिए कि जो 4 व्हीलर से चल रहे हैं ये हमें हमारे पूरे इलाज का पैसा दिलवाएं, क्योंकि हम पर्यावरण के दूषित तो यही कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना आंदोलन के कुछ तो होने वाला नहीं है। तो ये सब अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है, अनुच्छेद 21 के तहत आता है। फिर है गिरफ्तारी। फिर अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो गुनाह किया है, मतलब कैदी है, आपने कोई गुनाह किया, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से अधिकार है। तो जब गिरफ्तार आपको करने के लिए पुलिस आए तो आपके पास ऐसे समय में कौन कौन से अधिकार है। आपसे अनुच्छेद 22(1) के तहत और 22(2) के तहत और 22(3) के तहत आपके पास ये अधिकार है कि आप उस पुलिस से अपने गिरफ्तारी के कारण पूछ सकते हैं कि भाई आप किस कारण मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं पुलिस को देखने के बाद कोई कौन सा पूछता है, पुलिस इतने बड़े दबंग खुद ही हुए रहते हैं, डान बने रहते हैं। लेकिन आपको कारण पूछने का पूरा अधिकार है कि आप किस गुनाह में मुझे क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार करें। अगर पुलिस आपके सवालों का जवाब नहीं देता है तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, उस पुलिस के खिलाफ आप केस कर सकते हैं कि भाई मेरा जो अधिकार हमको दिया गया है 22(1) के तहत, वो पुलिस ने मुझे जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो कारण जानने का अधिकार है। फिर उसके बाद आपको वकील करने का भी अधिकार है, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 22(2) के तहत कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर पुलिस ने आपको पकड़ ही लिया है तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील को क्या कर सकते हैं। इसे कहते हैं वकील से सलाह प्राप्त करना या विधिक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। फिर तीसरा है
24 घंटा के अंतर्गत अगर आपको पुलिस ने मान लो पकड़ ही लिया है तो आपको 24 घंटा मतलब 2 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित कराया जाएगा, उसके सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगर मान लीजिए कि उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो वहाँ से नज़दीकी दूसरे जिला का जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके सामने उपस्थित कराया जाएगा, लेकिन आपको 24 घंटे में कराना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ मामलों में जैसे कोई नक्सलवादी हो, कोई ऐसा आतंकवादी हो जो कि बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, या जो एक रासुका पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसके तहत पकड़ा गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, नज़रबंद करके रख सकते हैं। 3 महीने तक उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 महीने ज़्यादा आप उसे नहीं रख सकते। तो ये कुछ बातें थी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम लोगों ने पढ़ा 19 से 22। अब इसके पास हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। तो बस इतना ही। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और